वो जो टेन्योर था आपका, उसको कैसे देखते हैं आप? कितना आप संतुष्ट है कि मुझे इस अवसर मिला और मैं उस अवसर को कितना भुना पाया? मैं बिल्कुल नया नया था, दिल्ली तक योजना भिजवाना उस समय के अधिकारी, और मैं अगर अच्छे से नगर पालिका चला सका तो उसमें मेरे मंत्री, मेरे बड़े भैया आदरणीय अमर अग्रवाल जी का बड़ा स्नेह प्रेम मिला। वो मैं जो भी लेके गया, जो उन्होंने मुझको प्रसाद दिया और उनका हमेशा आशीर्वाद रहा। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ जो स्थिति है वो विकास की स्थिति नहीं है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी बदले लेकिन हालात नहीं बदल पाए। क्या लगता है कि आपने जो वास्तविक में यहाँ काम हुई कि नहीं हुई है उसको जनता तक नहीं पहुँचा पाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता? कई बार परिस्थितिजन्य राजनीति में परिणाम आते हैं, हम लोग लगातार हार रहे हैं, ये सत्य है। भले ही आपको हार मिली तो आने वाले समय के लिए आप कितना तैयार रखते हैं? क्या आपकी रणनीति होने वाली है? मैं तो जिस दिन से हारा हूँ दूसरे दिन से बालोद को सजाने और संवारने में मैं लगा हूँ। लेकिन बालोद में जो 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तीनों के तीनों में कांग्रेस लगभग बात तीनों विधानसभा में वैसा ही था। आप अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? अपेक्षाएं करके मैं राजनीति नहीं करता हूँ। मैं जिस दिन चालू हुआ उस दिन कोई अपेक्षा नहीं थी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं नेता, मंत्री, विधायक और सांसदों से। साथ ही साथ जानने का प्रयास करते हैं उनके जीवन, सफ़र और संघर्ष के बारे में, और कुछ ऐसे सवाल जो रखता है सीधे जनता से सरोकार। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान हैं राकेश यादव जी, जो भाजपा संगठन में अलग अलग पदों पर रहे हैं और 2023 में संजारी बालोद से प्रत्याशी भी रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में मुझको बुलाया, इसके लिए मैं आपका और आपके चैनल का आभार करता हूं। हमारा कार्यक्रम का पहला पड़ाव रहता है सर कि हम अपने दर्शकों को बताएं कि जो हमारे साथ मेहमान हैं वो है कौन, एक्चुअल में कैसे राजनीति में है, उनकी शिक्षा दीक्षा क्या है, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कौन है राकेश यादव जी? राकेश यादव बालोद शहर का एक सामान्य नवयुवक है जो एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ। मेरे पिताजी भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करते थे, अकाउंट अफसर होकर रिटायर हुए। खेती किसानी बालोद शहर में थी, तो दोनों कामकाज के बीच में हमारे संयुक्त परिवार था, उसमें मेरा लालन पालन हुआ, पढ़ाई लिखाई बालोद में हुई, और अन्याय के खिलाफ लड़ने का स्वभाव शुरू से रहा। छात्र जीवन से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा और मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मैं यदि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में नहीं आता तो शायद आप मैं इस मुकाम को नहीं प्राप्त करता। स्वानुशासन क्या होता है, कैसे कार्यकर्ता के अंदर उसके गुणों को डेवलप करना, उसके अवगुणों को दबाना, मुझको लगता है विश्व में सबसे अच्छा अगर कोई संगठन है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। मेरे पास जो कुछ है आज अच्छा, उसका पूरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। और यहाँ पलने बढ़ने के कारण बालोद की माटी में बहुत वो है, कला, संस्कृति और राजनीति बहुत रुचि होने के कारण और इस क्षेत्र की माटी का प्रेम मिला, तो बालोद के विभिन्न छात्र आंदोलनों में अपन ने यहाँ पर बहुत नए नए मुकाम खड़े किए, और उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश मंत्री तक रहा। 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझको नगर पालिका का अध्यक्ष का टिकट दिया और अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। 1996 में बूथ अध्यक्ष बना, 2000 में मंडल का महामंत्री, फिर 2004 में मंडल का अध्यक्ष, और दोबारा नगर पालिका चुनाव में लड़ा और 3 बार मंडल अध्यक्ष रहा। 2012 में जब बालोद नया जिला बना तो जिले का महामंत्री बना, और वर्तमान के मुख्यमंत्री जी और मेरे प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय विष्णुदेव साय जी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उन्होंने 2020 में मुझको अपनी टीम में लिया, और मैं उस समय लगातार 2.5 साल तक उनके साथ मैंने काम किया। गरियाबंद ज़िले का संगठन का प्रभारी था, और
परिवर्तन पश्चात मुझको खैरागढ़ का प्रभारी बनाया, जो आज तक मैं हूँ। निश्चित रूप से बालोद के सड़कों में पलने बढ़ने के बाद बालोद कैसा अच्छा हो, सत्ता में रहे हों विपक्ष में रहे हों, एक सकारात्मक सोच से हम लोगों ने राजनीति की है। और राकेश यादव बालोद के जनता जनार्दन का राकेश यादव का जर्रा जर्रा कर्ज है मुझ पर कि इस शहर के लोगों ने मुझ जैसे छोटे से वो नगर पालिका अध्यक्ष बनाया, एक राजनीतिक पहचान दी। और मैं अपने पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधियों का भी हृदय से आभार करता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल के रहे हों, बालोद की एक कार्य संस्कृति रही है। हम हमेशा वर्किंग कल्चर को हम लोगों ने विरोध भी करना है तो उसके तौर तरीके बहुत सम्मानजनक, अपने विरोधियों को एक दूसरे को सम्मान देने का और राजनीति से परे जाकर के व्यक्तिगत संबंधों को यहाँ पर सहेजने का काम बालोद के क्षेत्र लोग करते हैं। ये हमारी धरोहर है, हमारे बाप दादाओं ने दी है और ऐसे ही संस्कार के बीच में राकेश यादव पला बढ़ा है। जहाँ तक हमें जानकारी है, आपका जो बैकग्राउंड रहा है वो राजनीति से नहीं रहा है, तो मुझे लगता है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप राजनीति में जब आए तो बीजेपी ही आपको सही पार्टी लगी, क्योंकि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे उस समय। मैं राजनीति में बाद में आया। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़ा पहले, और राष्ट्रीय विचारधारा से ये मातृभूमि हमारी है, इसको परम वैभव पर पहुंचाना है, भारत माता को विश्व गुरु बनाना है, ये विचारधारा को लेकर हम छात्र राजनीति में बने। और जब मैं लगातार राजनीति करने के बाद तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आने के पीछे मैं अपने विचारों के अनुकूल जिस विचार को पाया वो भारतीय जनता पार्टी है, तो मैं ऐसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। 2004 से 9 तक आप नगर पालिका अध्यक्ष रहे, तो वो जो टेन्योर था आपका, उसको कैसे देखते हैं आप? कितना आप संतुष्ट है कि मुझे इस अवसर मिला और मैं उस अवसर को कितना भुना पाया? मैं 2004 में बालोद नगर पालिका का अध्यक्ष बना। मैं जो सोचता था इस शहर में, मेरा भी आपसे आग्रह है, आप हैं बालोद में जो अभी नगर पालिका का कार्यालय है वो टाउन हॉल हमने उस समय बनाया, जो आज बालोद में एक मील का पत्थर है। उसके बनने के बाद शहर में बच्चियों के शादी वादी के लिए, सारे कार्यक्रम के लिए वो जगह बहुत काम आती थी। और मेरी कल्पना थी जिस दिन भी मेरा शहर, मेरा जन्म स्थान जिला बनेगा तो ये कलेक्ट्रेट बनने का काम आएगा। और मुझको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि पूरे 5 साल तो उस टाउन हॉल में बालोद का जिला कार्यालय लगा। और जब मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने आए तो उन्होंने देखकर, आदरणीय मेरे नेता डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा, लगता है राकेश यादव को पहले से मालूम था जिला बनना है और उसने तैयारी करके। तो कई बार अपनी कल्पना जब फलीभूत होती है तो जनप्रतिनिधि को बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज प्रधानमंत्री आवास, और उस समय हमने राष्ट्रीय आवास योजना के तहत यहाँ पर अटल आवास का हमने निर्माण किया। उस समय पूरे छत्तीसगढ़ में केवल 4 नगर पालिका नगर पंचायतों को काम मिला था। उसमें सौभाग्य बालोद को प्राप्त हुआ। बालोद, कुम्हारी, कुरुद और एक आध जगह का और है, 4 लोग थे। और चूँकि मैं बिल्कुल नया था, दिल्ली तक योजना भिजवाना उस समय के अधिकारी, और मैं अगर अच्छे से नगर पालिका चला सका तो उसमें मेरे मंत्री, मेरे बड़े भैया आदरणीय अमर अग्रवाल जी का बड़ा स्नेह प्रेम मिला। वो मैं जो भी लेके गया, जो उन्होंने मुझको प्रसाद दिया और उनका हमेशा आशीर्वाद रहा। निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ मेरा कार्यकाल बहुत अच्छा सफल रहा। कुछ बातें थी जिसको मैं नहीं कर पाया, तो मेरा प्रयत्न है कि आज सरकार में सारे मंत्री लोग हमारे बीच से हैं, कोई मेरे साथ का है, कोई मेरा सीनियर है और कोई मेरे बाद वाला है, तो तीनों पीढ़ी के साथ मिलकर मैं बालोद के उन विकास कार्यों को अंजाम देने में लगा हूँ। जी, 2023 का वो दौर था, अभी कुछ समय पहले की बात है, जब पहली बार आपको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया। कैसा अनुभव रहा आपका? क्योंकि सफलता मिलना नहीं मिलना बात की बात है, लेकिन जो आप मुद्दे लेकर जनता के बीच गए थे, या फिर जो 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, कैसा रहा आपका अनुभव? भारतीय जनता पार्टी में बूथ अध्यक्ष से लेकर प्रदेश मंत्री तक एज ए कार्यकर्ता के नाते मैंने काम किया। मैं विशुद्ध रूप से संगठन का कार्यकर्ता हूँ। किसी भी कार्यकर्ता के लिए, खास करके भारतीय जनता पार्टी में
पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी होना वो उसके लिए पद्मश्री से कम नहीं है, उसके लिए नोबेल पुरस्कार से कम नहीं है कि पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया कि हमारे यहाँ बिल्कुल 100% संगठन तय करता है कौन चुनाव लड़े। मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दी, ये मेरे लिए बहुत गर्व का विषय है। हार और जीत का बात है, मैं ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ। मैं ईश्वर ने मुझको टिकट देने का आशीर्वाद दिया, मैं जीतने का आशीर्वाद मुझको नहीं था। मैंने बहुत ताकत से चुनाव लड़ा, मुझको भरोसा था मैं चुनाव जीतूंगा, परंतु कहीं चूक हो गई होगी, मैं चुनाव हार गया। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, एज ए प्रत्याशी चुनाव हारने के बाद पहले दिन से मैंने कभी चुनाव हारने का शौक नहीं मनाया। कोई कार्यकर्ता, बालोद की जनता मेरे दरवाजे आती है, मैं उसके समाधान के लिए पूरा प्रयत्न करता हूँ और किसी प्रकार का मन में कोई प्रकार का वो न रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मेरे खिलाफ काम किया, सारी बात हुई, परंतु उन सब विषयों को छोड़ करके और इस देश को महान बनाने के लिए, बालोद को की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए हम लोगों ने लोकसभा में सब मिलकर चुनाव लड़ा और उसका परिणाम आपके सामने। हम लोग 19,000 से जीत के आए। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह ने बालोद के जिला को बालोद को दिया है। आज 1956 में आदरणीय श्याम साहेब महाराज जी ने कल्पना की थी कि बालोद जिला बनना चाहिए। 1956 की कल्पना यदि पूरा हुआ तो किसने किया? तो मेरे नेता, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने और मेरे नेता डॉक्टर रमन सिंह ने जिला बनाने का काम उन्होंने किया। आज हम जिला बालोद लिखते हैं तो उसका किसी को श्रेय है तो भाजपा को है, हमारे नेता रमन सिंह जी को है। और विकास कार्यों के लिए बहुत कुछ डॉक्टर साहब ने क्षेत्र को दिया। सिर्फ मन में कहीं अफसोस है, कहीं यह है कि इतना बड़ा सौगात देने के बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता ने हमको दोबारा अवसर नहीं दिया। हम लगातार 3 चुनाव यहाँ से हार रहे हैं। ये ज़रूर हम लोगों के लिए यक्ष प्रश्न है। और रहा सवाल 18 से 23 में जो सरकार थी, बहुत खास करके मैं बालोद जिला की बात करूँ, बहुत बुरी स्थिति थी। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं थी। गली गली दारू सट्टा चल रहा था, शराब बिकता था और यहाँ पर माफिया राज था, कानून जनता का राज नहीं था। कोई FIR कराना नहीं, यानी एक हिसाब से कुछ सीमित लोगों की सरकार, किसी की बात नहीं। पत्रकार साथियों को भी बहुत सारी बात लिखने के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2-4-5 दुर्भाग्यजनक घटनाएं उस समय जो घटी। एक रेत खदान की घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा। उसमें उसके वर्चस्व को लेकर गोली चल गई। 1947 से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि, और उस घटनाक्रम को लेकर के बड़े बड़े राजनीतिक लोग थाने में रिपोर्ट हो गई, लिखने चले गए, उसको वापस करवाने के लिए बड़े बड़े रसूखदार लोगों का फ़ोन आया। तो ऐसी कानून की व्यवस्था उस समय रही। आज कम से कम इस बात का संतोष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में एक कानून का राज है। आज हम लोगों ने कहा प्रधानमंत्री आवास 5 साल नहीं बना, लगातार उस दिशा में भी आज भाजपा ने काम किया। हम लोगों ने माता बहनों को कहा मातारी वंदन करेंगे, आज कल ही 5वीं किस्त जारी हुई है। और जो सबसे बड़ा राज है कि बिना किसी दुर्भावना से हम लोग का शासन चल रहा है और हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। और आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि हमने किसी के खिलाफ कोई दुर्भावना से कार्रवाइयाँ नहीं की। जी, 2013 से 23 तक लगातार 3 बार कांग्रेस की MLA बनते आ रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ जो स्थिति है वो विकास की स्थिति नहीं है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी बदले, लेकिन हालात नहीं बदल पाए। क्या लगता है कि आपने जो वास्तविकता में यहाँ काम हुई कि नहीं हुई है, उसको जनता तक नहीं पहुँचा भाई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता? कई बार परिस्थितिजन्य राजनीति में परिणाम आते हैं। हम लोग लगातार हार रहे हैं, ये सत्य है, और अपनी कमियों और चूक के कारण हारे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन क्षेत्र में 15 साल तक
क्षेत्र के विधायक हैं। 10 साल 5 साल श्रीमान जी थे, 5 साल से बहन जी लगातार जीत रही है। इन 10 साढ़े 10 सालों में एक भी आप ऐसी उपलब्धि नहीं बता सकते हैं जो कोई माइलस्टोन काम इस विधानसभा में हुए हों। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को लगातार 4-5 बार अवसर मिला। निश्चित रूप से हमारी से कोई गलती हुई होगी, मैं इस बात को स्वीकार करने में मेरे को हिचक नहीं है, परंतु इतना बड़ा काम करने के बाद कहाँ पर हम लोग चुके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और मेरे लिए चिंतन का विषय है। उस दिशा में मैं प्रयत्न कर रहा हूँ और आपको बहुत भरोसे से ये बात बोल रहा हूँ कि 2028 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा, तीनों सीट जीतेंगे हम लोग। 2018 में पवन साहू जी यहाँ से प्रत्याशी थे, 23 में आप हैं। जो एक माहौल बना था महतारी वंदन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में, क्या उस योजना का जो सही जानकारी या फिर सही लाभ जनता तक मिलना चाहिए, उनके बारे में जानकारी, वो क्या नहीं दिला पाई, इस वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह गई? नहीं, इसमें महतारी वंदन का फॉर्म हम लोगों को भरने नहीं दिया गया क्षेत्र में। पुलिस विभाग ने, निर्वाचन आयोग उसमें हमारे फॉर्म को जब्त करने का प्रयास किया और कर्मचारी जा कर के हमारे कार्यकर्ताओं को डराने का प्रयास हुआ। ये तो एक कारण, इसमें जो बड़ा कारण मैं महसूस करता हूँ कि हमारा क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है और किसानों के दिमाग में एक बात थी कि कर्जा माफ़ी जो है वो होगा तो हर व्यक्ति को लगता है कि, तो उसके कारण यहाँ के किसानों ने कांग्रेस को सपोर्ट किया। ये भी एक हार का कारण था। और एक माहौल जो था कि शुरू दिन से ये कर्जा माफ़ी होगा, उसका प्रभाव इस चुनाव में पड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मेरे साथियों ने मेरे खिलाफ काम किया, वो भी एक कारण था कि सब लोगों, कभी भारतीय जनता पार्टी में फूट नहीं पड़ी थी, बगावत नहीं हुई थी। इस बार लोगों ने खुल कर किया। ये भारतीय जनता पार्टी के हार का एक कारण है। और उसके बाद भी जो सबके बाद सीधी सपाट बात यह है कि हमारी रणनीति कमज़ोर थी, कांग्रेस की रणनीति हमारे से मजबूत थी, इसलिए कांग्रेस जीत गई और हमने कहीं ना कहीं कमी की थी, इसलिए हम हार गए। ये शाश्वत सत्य है। कुछ समय पहले हमारी इंटरव्यू यहाँ के जो विधायक है संगीता सिन्हा जी, उनके साथ हुई, तो उनका ये कहना था कि जो 5 साल में मेरे द्वारा काम किया गया क्षेत्र में, और जो इससे पहले मेरे पति जो विधायक थे, जो 10 साल में काम हुआ है, जनता की, यहाँ की जो जनता है वो बहुत पसंद की है। और यही कारण है कि एक बार फिर से हमें मौका दिया गया है। विपक्ष में कौन से कैंडिडेट भाजपा उतारी है नहीं उतारी है, उसे वो जनता को लेना देना नहीं है। मैं जनादेश दिए, मैं जनादेश के बारे में कहूँ, जनता का निर्णय है। और बात विकास की है, बात विकास की, उनका ये कहना कि विकास हुआ है पिछले 10 साल। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप उनसे पूछ लीजिए 10 साल में उन्होंने क्या विकास काम किया, एक कोई बड़ा काम बता दें। जैसे मैं बहुत छोटे जगह का अध्यक्ष था, नगर पालिका अध्यक्ष, मैं बताया आपको, ये टाउन हॉल मैंने बनवाया, ये अटल आवास मैंने बनाया। तो हमारी आदरणीय बहन जी से आप पूछो कि 10 साल में आपने बड़ा काम कौन सा कराया, कि ये काम, ये विकास कार्य आपने करवाया। मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार रहते हुए भी एक सरकार में जिम्मेदारी, और उस सरकार में इनका बहुत रसूख था, उसमें कोई बड़ा काम इन लोगों ने नहीं करवाया। और आपको बता रहा हूँ कि दुर्भाग्य की बड़ी बड़ी घटनाएं क्षेत्र में हुई। अटल आवास में शीत कुमार नेताम करके एक लड़का था, अमलीपारा कोचवाही का, उसका आवास स्वीकृत हुआ था। बाद में जनपद पंचायत, जिला पंचायत, जिसकी भी गड़बड़ी हुई, उसने अपना मकान कर्ज लेकर बना लिया था और उसको द्वितीय किस्त नहीं मिली। बाद में अल्टीमेटली उस बच्चे ने आत्महत्या की। उस घटना के होने के बाद जिला प्रशासन और कांग्रेस के लोग जागे और उसको बनवाने का प्रयास किया। ऐसे सैकड़ों लोग थे। मैं ये बात कहना कि मैं बहुत विकास कराई हूँ, जीत गई, तो शीत कुमार नेताम को बलिदान क्यों होना पड़ा। आज जितने उनके विकास कार्य हुए थे, आप बोलेंगे मैं लेखा जोखा दे दूंगा, रखा हूँ मैं, क्योंकि संगीता सिन्हा मेरी छोटी बहन है
बड़ा होने के नाते मैं मर्यादा के कारण मेरे को जितने उन्होंने बजट में प्रस्ताव पारित किए हैं, एक भी आज तक काम नहीं हो रहे हैं। मेरे पास आंकड़े समेत हैं कि उन्होंने 34 काम बजट में लिए थे उनकी सरकार के रहते, उसमें से 11 काम को प्रशासकीय स्वीकृति मिली, बाकी आज दिनांक तक 25 काम को नहीं मिली। और कोई ऐसा बात वो बता दें जिन काम को उन्होंने अपनी सरकार के रहते में करवाया हो। और बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। मैं बताया आपको कि पूरा क्षेत्र पिछले 5 साल शराब के उसमें डूबा हुआ था। गली गली में चखना दुकान चल रहे थे, गली गली में लोग शराब बेच रहे थे। प्रशासन और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। ये बात आप किसी भी आप क्षेत्र की जनता से पूछ सकते हैं। और मैं चुनाव लड़ा तो हमारा मुख्य मुद्दा था कि सब होगा, शराब नहीं बिकने देंगे। और आप मुझको बताते हुए प्रसन्नता है, आप यहाँ पर एक जगन्नाथपुर सांकरागर के गांव, वहाँ मेरी बेटियों को सड़क में आना पड़ा था शराब बंद करने के लिए। आपको बता रहा हूँ अवैध शराब और कोचियों का कितना आतंक था। चुने हुए जनप्रतिनिधि ना चाहते हुए, करीबदर का गांव है, वहाँ के सरपंच ने प्रस्ताव पारित किया पिछली सरकार के रहते कि भैया अवैध शराब नहीं रोक पा रहा है प्रशासन, मेरे यहाँ दारू भट्टी खोल दें। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी थी। और बहन जी का विकास कार्य का पैमाना क्या है मैं नहीं जानता। आम आदमी को ये तकलीफ़ें हो रही है। यदि कोई और जिसको विकास कार्य वो समझती हैं, ऐसा कोई बड़ा काम भी यहाँ हुआ नहीं। केवल विकास इतना ही हुआ कि दारू माफिया बहुत बढ़ गए थे, सट्टा खिलाने वाले बहुत बढ़े, नो डाउट उसमें खनिज माफिया के लोग बड़ा बड़ा काम किए, ऐसा परिस्थिति रही। और आज अब 6 महीने में कानून का राज है, आप देख सकते हैं बिल्कुल निश्चित रूप से। और मैं ये बात आपको बिल्कुल सबको साक्षी रख के कह रहा हूँ कि हम विकास कार्य के लिए बहुत गंभीर हैं। अभी मेरे सांसद मोहन मंडाई जी के प्रस्ताव पर गुरुड़ में हमने 2 करोड़ का छात्रावास स्वीकृत कराया। माननीय सांसद जी के प्रस्ताव पर कोचवाही, खेरथाडी, आपके मटिया और कपरमटा में पीडीएस भवन। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भारत सरकार में सारी सरकार बनने के बाद ये सारे विकास कार्य हमने चालू करवाए और अभी बहुत सारी योजनाओं में बालोद को उसका लाभ मिलने वाला है। पहली बार बीजेपी 50 से ज़्यादा सीटें जीत कर आई, लेकिन बालोद में जो 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तीनों के तीनों में कांग्रेस लगभग बात तीनों विधानसभा में वैसा ही था। हमारा क्षेत्र जो है वो किसान बाहुल्य क्षेत्र है और कर्ज माफ़ी का विषय था। और कहीं ना कहीं मुझको लगता है हम जन भावनाओं को समझने में असफल रहे, इसलिए जनता ने कांग्रेस को वोट किया। और मैं आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के आज तक जितने लोग चुनाव लड़े उसमें सबसे ज़्यादा वोट मुझको मिला। मैं 67,000 वोट पाया। कांग्रेस को पिछले बार से 6,000 वोट कम मिले। और सबके बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी लड़ी थी श्रीमती मीना साहू जी, उनको 27,000 वोट मिला। और कि एक विधायक जी के खिलाफ जो माहौल था उसको विकल्प मिला। तो यदि विकल्प नहीं मिलता तो शायद लगता है कि चुनाव मैं जीतता। जो लोग उनको पसंद नहीं करते थे वो 2 भाग में बटे, वो जीत गए और निश्चित रूप से उनका भाग्य प्रबल था, इसलिए चुनाव जीती। राजनीति में हार और जीत लगा रहता है। भले ही आपको हार मिले तो आने वाले समय के लिए आप कितना तैयार रखते हैं? क्या आपकी रणनीति होने वाली है? मैं तो जिस दिन से हारा हूँ दूसरे दिन से बालोद को सजाने और संवारने में मैं लगा हूँ। रोज़ मेरे पास अपने व्यक्तिगत काम से, सार्वजनिक काम से लोग आते हैं और मैं अपने क्षेत्र के समस्याओं को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, मंत्रियों से लगातार मिल रहा हूँ। मेरी इच्छा है, अब जैसे मैं अभी प्रदेश के मुखिया निषाद समाज के कार्यक्रम में आए थे तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया और निवेदन किया कि मेरे ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, बालोद में कृषि महाविद्यालय खुलना चाहिए। और हमारे यहाँ बालोद ज़िला में 5 बड़े बड़े बांध हैं, तांदुला है, सूखा जलाशय है, खरखरा है, गोंदली है, मटिया मोती है।
यहाँ पर सैकड़ों छोटे छोटे सिंचाई के बांध हैं, तालाब है, और यहाँ पर मछली पालन का बहुत बड़ा स्कोप है। तो बालोद में एक मत्स्य महाविद्यालय खुलना चाहिए, ये मेरी इच्छा है कि यहाँ मत्स्य महाविद्यालय खुले। हमारे क्षेत्र के जो कृषक हैं, जो मछली पालने का काम करते हैं, वो उनको मिले। अभी प्रदेश में एकमात्र जगह कवर्धा में मत्स्य महाविद्यालय है, और मेरा प्रयास रहेगा कि हम दूसरा मत्स्य महाविद्यालय बालोद में खोलें, और उसके लिए हम अपनी सरकार से मांग करने वाले हैं। और चूँकि बालोद में पढ़ने लिखने का बढ़िया वातावरण है पूरे ज़िले में, तो बीएड और बीटीआई बालोद में खुलना चाहिए। ये चारों पांचों जो एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है वो बालोद में खुले, इस दिशा में मैं लगा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि बालोद ज़िला हाथकरघा का जो पावर लूम का प्रोडक्शन होता है, उसके पूरे प्रदेश में 32% प्रोडक्शन हम करते हैं छत्तीसगढ़ का। उस दिशा में काम करने वाले बालोद के बुनकरों को बड़ा काम मिले, और वहाँ पर लोग अपना स्वयं का रोज़गार अपने गांव में कर सकें। और बालोद में आज 1500 लोगों को उसमें रोज़गार मिल रहा है। हम उसको, और यादव आदमी हूँ, गौ माता का सेवा करने का पूरा परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरी इच्छा है कि हम जो गौ माता सड़क पर रहती है, मैं पूरी गौ माता सड़क पर न रहे, उनके रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था हो। और इस दिशा में मैंने काफ़ी अध्ययन किया है। आने वाले समय में मैं इस बात को आपको बड़ी चुनौती से कह सकता हूँ कि हम अगले 5 वर्षों में गौ माता बालोद ज़िले में सड़क पर नहीं दिखेगी। इसके लिए हमारी कार्य योजना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि गौ अभ्यारण्य जो है वो हर संभाग में बनाएंगे, तो दुर्ग संभाग का गौ अभ्यारण्य बालोद में बने, ये निवेदन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करने वाला हूँ। हमारे पास गौ अभ्यारण्य को स्थापित करने के लिए बहुत पॉजिटिव जो हमारे पास है, हमारे पास 5 डैम हैं, 40 एकड़ का 50 एकड़ का ज़मीन है, जहाँ पर हम गौ माता के लिए चारे की व्यवस्था कर सकते हैं। और हम उस गौ अभ्यारण्य से गौमूत्र और जो खाद बनाने, जैविक खाद बनाने का है, इसको हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पिछली सरकार में काम शुरू करने का प्रयास इन लोगों ने किया, लेकिन कोई स्थायी सोच से उन लोगों ने नहीं किया। जो कांग्रेस का 5 साल रहा है, बहुत सी योजनाओं के द्वारा लाई गई, तो कौन कौन सी ऐसी योजना जिनका लाभ यहाँ की जनता को मिला, आपको क्या लगता है? 5 साल में धान खरीदी के अलावा किसी मामले का योजना का लाभ मिला होगा ऐसा मैं नहीं कहता। उसमें उसका लाभ मिला लोगों को, और चूँकि हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, और क्षेत्र की माननीय विधायक बहुत सारे विषयों को बोलती रही, उनके जितने भी इंटरव्यू छपे हैं, जितना उनके विज्ञप्तियां छपी है, एक भी काम ज़मीन पर हुआ नहीं। और मैं इसलिए आपको बोला कि हम यहाँ के क्षेत्र के लोगों को जैविक खाद मिले, यहाँ के लोगों को हम लगातार रासायनिक दवाओं के उपयोग के कारण हमारे क्षेत्र में कैंसर का बहुत शिकायत आता है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मेरे विधानसभा का जो दूसरा ब्लॉक है गुरूर, वहाँ पर का जो किसान है वो राष्ट्रीय उत्पादन से बड़ा ज़्यादा उत्पादन करता है। वहाँ लगभग 32 कुंटल धान प्रति एकड़ है पैदा होता है। ऐसे 3.5 गाड़ा जिसको अपन अगर देहाती बांध, उसका उत्पादन वो लोग करते हैं। तो जब मध्य प्रदेश ज़माने में जब ग्राम सेवक ट्रेनिंग करने आता था, तो मध्य प्रदेश से ट्रेनिंग करने लोगों को वहाँ भेजते थे। ऐसा समृद्ध क्षेत्र भी मेरे विधानसभा में है, और आज उस विकास का, उस उत्पादन के चरमोत्कर्ष का दुष्परिणाम भी हम भोग रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज गुरूर ब्लॉक में भूमिगत जल जो है वो ख़त्म होने की कगार पे है, 1-2% बचा है। बहुत चिंता का विषय है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ के नालों में हम पानी को में छोटे छोटे स्टॉप डैम, एनीकट बनाकर उस क्षेत्र को रिचार्ज करें और पानी को बचाने का प्रयास करें। बालोद क्षेत्र का एक बहुत गंगरेल का जो बाढ़ का पानी है वो
समुद्र में चला जाता है। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जिसको हमारे स्वर्गीय सांसद सोहन पटई जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर रमन सिंह जी और हेमचंद यादव जी से कहा कि बालोद गंगरेल को तांदुला से लिंक नहर में जोड़ा जाए, और वो उस समय प्रयास चालू हुआ। फिर 5 साल लगातार संगीता सिन्हा जी का बयान आता रहा कि हम जोड़ रहे हैं, बजट मिला रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी हमारी सरकार ने उसको सर्वे के लिए अभी स्वीकृति दी है कि वो सर्वे हो, और वो जिस दिन भी बनेगा तो पूरा बालोद जिला में वो पानी जो है, वनांचल जो हमारा बिल्कुल केवल वर्षा के खेती पर आधारित है, वो क्षेत्र और प्लस जो क्षेत्र कमांड एरिया में आता है, दोनों को हम लोग पानी दे सकेंगे। निश्चित रूप से आगे बढ़ना है, भविष्य की पीढ़ी के लिए भी करना है। और अभी गुरूर के उस चुनौती को करके हमारे जिला प्रशासन के जिलाधीश इंद्रजीत चंद्रवाल जी और हमारे जिला पंचायत के सीईओ डॉक्टर संजय कन्नौजे ने बहुत अच्छा काम चालू किया। मैं उन दोनों के काम की भी तारीफ करना, मैं लगातार उनसे निवेदन करता रहा कि भैया अपने को जल संवर्धन में कोई काम करना है। तो अभी गुरूर ब्लॉक में उन लोगों ने हर घर में बरसात का पानी रोकने के लिए सोख्ता पिट बनवाने का काम चालू किया है, और जनता का बड़ा प्रसाद मिल रहा है, उसमें बहुत अच्छे से वो लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता का, और आपको बता रहा हूँ कि आप शासकीय योजनाओं को नीचे तक उतारने में हम लोगों ने 15-20 साल में बहुत सारी योजना है। और अभी भी मैं आपसे बता रहा हूँ, सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको हम नीचे उतारेंगे। मोदी जी की गारंटी और विष्णु जी का सुशासन मेरी विधानसभा में नीचे तक के व्यक्ति तक पहुंचेगा, ये मेरा प्रयत्न है। राकेश यादव जी अगर राजनीति में नहीं रहते तो क्या करते रहते? मैं टीचर होता भैया, शिक्षक होता। मुझे को बच्चों के साथ बैठना, बच्चों के साथ खेलना कूदना, और मैं छात्र राजनीति से पहले बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। मेरे पढ़ाए बच्चे, कोई डॉक्टर है, 2 बच्चे इंजीनियर हैं। और मेरे को लगता है कि मानवीय जीवन में सबसे अच्छा काम कोई कर सकता है तो शिक्षक और डॉक्टर कर सकते हैं। खाली समय में आप क्या करना पसंद करते? मैं अपने मित्रों के साथ बैठकर गप मारना, मेरे को जंगल घूमना, जंगली जानवर देखना, और जिन मित्रों से बहुत दिन से नहीं मिला हूँ उनसे मिलने का प्रयत्न करता हूँ मैं खाली टाइम में। आप अपना राजनीतिक भविष्य कहाँ तक देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में काम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी मातृभूमि, मेरी भारत माता महान बने। मैं उसका पुत्र हूँ, माँ ने मुझको पैदा किया, जीवन दिया, ये मेरे लिए अभिमान का विषय है। मुझको जितना मिला उसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अपेक्षाएं करके मैं राजनीति नहीं करता हूँ। मैं जिस दिन चालू हुआ उस दिन कोई अपेक्षा नहीं थी। राजनीति करने के बाद महत्वाकांक्षाएं जागती है, मानवीय स्वभाव के नाते मुझको लगता है पार्टी मुझको जितना दी है वो कम नहीं है, और आगे पार्टी जो तय करेगी वो राकेश यादव के लिए ठीक रहेगा। क्या कम होगा, क्या ज़्यादा होगा, ये सोच के मैं इसमें टाइम नहीं ख़राब करता हूँ। और निश्चित रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक मैं जीऊँगा, मैं बालोद की जनता जनार्दन का कर्जदार हूँ। बालोद नगर पालिका के लोगों ने मुझको अध्यक्ष बनाया इसलिए, और बालोद के वो 67,000 लोगों ने जिनको मेरे को आज राजनीतिक करने का संबल दिया कि मेरे काम करने का तौर तरीका, इन विपरीत परिस्थितियों में जब एक भारतीय जनता पार्टी का बड़ा वर्ग मेरे साथ था, उसके बाद में जीत के आया। तो ऐसे बालोद की जनता जनार्दन को सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ कि उसने मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता का संबल बढ़ाया। हार और जीत ईश्वर तय करता है, परंतु आज लोगों का कोई काम को लेकर मेरे दरवाजे आते हैं तो मुझको लगता है उनका भरोसा है। उस भरोसे को बनाए रखने के लिए मैं जब तक जीऊँगा, जब तक मेरे शरीर में सामर्थ्य है, मेरा मन अच्छा है, मैं प्रयत्न करूँगा। सर, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं बालोद के विधानसभा के जनता जनार्दन को बताना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पूरे
छत्तीसगढ़ की बहुत अच्छी जगह है बालोद, जहाँ एक तरफ पूरा जंगल है, एक तरफ पानी है। और यहाँ के बच्चों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं बालोद के। उनके लिए आने वाले समय में एक बढ़िया लाइब्रेरी हो, हम यहाँ के जंगल में बहुत सारे जानवरों को ला सकें और सब मिलकर, तमाम राजनीतिक धाराओं से ऊपर उठकर हमारा बालोद छत्तीसगढ़ में सिरमौर बने, सब मिलकर प्रयत्न करें। यही निवेदन, यही प्रार्थना है। आप सुन रहे थे राकेश यादव जी को, जिनका कहना है भले चुनाव का परिणाम जो भी हो, हार जीत लगा रहता है, लेकिन जो मुझे दायित्व दिए गए हैं संगठन के द्वारा या फिर जनता का जो विश्वास है, उस पर मैं खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करता रहूँगा और आने वाले 5 साल में बेहतर काम करूँगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।